मेरे बच्चों, रोटेशनल मोशन का पहला दिन आज हम करेंगे। भाई 2 शीटें भेजी है मैंने आप लोगों के पास पीडीएफ फॉर्मेट में, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2। तो आज मैं आपको शीट नंबर 1 से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक सेंटर ऑफ मास के बारे में बताऊंगा। उसमें पहले मैं ये बताऊंगा कि ये जो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, और सेंटर ऑफ मास होता क्या है, और फिर उसका डेरिवेशन करेंगे। मेरे बेटा, आप जरा एक बात बताओ, मान लो एक कार है जिसके दरवाजे खुले हुए हैं, 50 किलो का दरवाजा है, 50 किलो का ये दरवाजा है, इसका 100 किलो का फ्रंट में इंजन है, 200 किलो की पीछे की बॉडी है। अब एक आदमी ने यहां दरवाजा पकड़ के धक्का लगाया 100 न्यूटन फोर्स से, यहां पर एक ने पीछे से 100 न्यूटन का फोर्स लगाया और धक्का लगाया, एक ने यहां से दरवाजा पकड़ करके और 200 न्यूटन का फोर्स लगा के धक्का लगाया। अब मैं पूछता हूं कि कार, सीधी बात है, 3 जने धक्का लगा रहे हैं तो कार तो आगे चलने लगेगी, तो कितने एक्सेलरेशन से चलेगी। तो ऐसे में यदि मैं इस दरवाजे की अलग स्टडी करूं, इस दरवाजे की अलग स्टडी करूं, इंजन की अलग स्टडी करूं, पीछे की बॉडी की अलग स्टडी करूं, तो ये तो बड़ा टिपिकल केस हो जाएगा। ये आदमी कहेगा मैंने 100 न्यूटन का फोर्स 50 किलो के दरवाजे पे लगाया, यह आदमी कहेगा मैंने 200 न्यूटन का फोर्स 50 किलो के डोर पे लगाया, यह आदमी कहेगा मैंने 100 न्यूटन का फोर्स 200 किलो की पीछे की डिक्की पे लगाया। समझ गए मेरी बात। तो ऐसे में पूरी बॉडी के अलग अलग चीजों को अलग अलग स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इस पूरी बॉडी का एक सेंटर मान लेते हैं, वो सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ मास। ये माना जाता है, समझ गए होंगे मेरी इस लाइन से, कि ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। दरअसल सेंटर नाम की कोई चीज नहीं होती, कुछ मास यहां है, कुछ मास यहां है, कुछ मास यहां है, कुछ मास यहां है। ये माना जाता है कि सारा मास एक ही जगह पर होता है, सेंटर पर। अब जैसे तुम्हारे पास, तुमने न्यूमेरिकल करे थे रॉड के, मैं कहता हूं रॉड का वेट है 50 किलो, तो वो 50 किलो आप सारा एक पॉइंट पे दिखा देते हो 50 जी, और वो पॉइंट होता है उसका सेंटर। लेकिन क्या सच में, बड़ा समझने का कंसेप्ट है बेटा, जरा सा भी इधर उधर आपका कंसंट्रेशन गया तो टॉपिक उड़ जाएगा। क्या सच में सारा 50 किलो सेंटर पे ही होता है? 1 किलो मास यहां है, 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 इस तरह से सारे में बटा हुआ है। तो क्या फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं यहां भी लिखूं 1 जी, यहां भी 1 लिखूं 1 जी, यहां भी लिखूं 1 जी, और सारे में लिखूं 1 जी, और सबका अलग अलग स्टडी करूं। तो हमारे साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट सोचा जाए, कंसीडर किया जाए, जिसपे यह माना जाए कि सारा मास यहीं रखा है और सारे फोर्स इसी पॉइंट पे लग रहे हैं, और फिर उसकी स्टडी करी जाए। तो इस तरह से जन्म हुआ एक नए कंसेप्ट का, जिसको कहा जाता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट at which whole mass of the body, whole mass of the system is supposed to be concentrated। ये माना जाता है सारी बॉडी का सारा मास कहीं नहीं है, सेंटर पर ही है, एंड ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग एट दिस पॉइंट। ये माना जाता है कि सारे फोर्स इसी पॉइंट पे लग रहे हैं। तो वो सेंटर ऑफ मास अभी ढूंढना सिखाऊंगा कि क्या हम सेंटर कहीं भी मान ले, हम सेंटर यहां मान ले, कोई दूसरा आदमी सेंटर यहां मान ले, तीसरा आदमी सेंटर यहां मान ले, तो बेटा फिर तो झगड़ा हो जाएगा। हर आदमी यदि अलग अलग जगह सेंटर एज्यूम करेगा तो फिर तो लफड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला, किसी का माइक, जिससे कि दुनिया में चाहे इंडिया में बैठा साइंटिस्ट हो या अमेरिका में या फ्रांस में, हर आदमी उस बॉडी का सेंटर कैलकुलेट करे तो एक ही जगह आए। तो यह माना जाता है कि हर बॉडी में एक सेंटर ऑफ मास होता है,
सारा मास उसी सेंटर पे रखा होता है, ये माना जाता है। सारे फोर्सेस उसी सेंटर पर लगते हैं, ये माना जाता है। चाहे इंटरनल फोर्स हो या एक्सटर्नल फोर्स हो, सारे फोर्स वहीं लगते हैं। तो मेरे बेटा अब इस बॉडी में यदि मैंने ये सेंटर ऑफ मास मान लिया, कैलकुलेट अभी बाद में करूंगा, पहले कंसेप्ट समझा रहा हूं, तो मैं इसे बाहर मान निकाल लेता हूं। ये इसका सेंटर मास है, जो मुझे यहां दिखाना था मैं यहां दिखा रहा हूं। इसका मतलब है कि ना 50 किलो यहां है, ना 50 किलो यहां है, ना 100 किलो यहां है, ना 200 किलो यहां है। पूरा 400 किलो का मास एक ही पॉइंट पर है, सेंट्रो मास पर। इसी तरह से सारा मास सेंटर पे है, सारे फोर्सेस सेंटर पे ही लग रहे हैं, सेंट्रो मास पे ही लग रहा है। यानी कि 100 न्यूटन यहां नहीं लग रहा, 100 न्यूटन यहां नहीं लग रहा, 200 न्यूटन यहां नहीं लग रहा, 100 प्लस 100 प्लस 200 पूरे 400 न्यूटन का फोर्स यही लग रहा है। तो एक ही पॉइंट पर सारा मास है, एक ही पॉइंट पर सारे फोर्स हैं। तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कहलाता है एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रो मास। ये कहलाता है फोर्स ऑन सेंट्रो मास। ये टोटल मास ऑफ द बॉडी विच इज एट द सेंटर, उल्टा लिख दिया, ये फोर्स है और ये मास है। तो एक्सेलरेशन होता है बॉडी, सेंट्रो मास का एक्सेलरेशन होता है पूरी बॉडी पर लगने वाले नेट फोर्सेस, सारे फोर्सेस का सम अपॉन सारी बॉडी के टोटल मास की वैल्यू नीचे, टोटल मास। तो यदि कोई कहे सेंट्रो मास का एक्सेलरेशन बताओ, तो पूरी बॉडी पर जितने भी फोर्सेस लगे हैं वो सारे ऊपर लिख देना और पूरी बॉडी में जितना भी मास है वो सारा मास नीचे लिख देना। तो नेट फोर्स यहां 400 है, नेट मास भी 400 है, तो सेंट्रो मास का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है सेंट्रो मास का एक्सेलरेशन। जब आप कहते हो कि एक कार की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो वो सेंट्रो मास की वेलोसिटी होती है। जब आप कहते हो कि एक कार का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये सेंट्रो मास का एक्सेलरेशन है। जब आप कहते हो कि 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो वो सेंट्रो मास पे लग रहा है। इसके अलावा 2-4 फॉर्मूले डिफरेंशियल के भी यूज होंगे, जिन फॉर्मूलों का यूज होना है, कुछ बच्चों ने डिफरेंशियल नहीं किया था, मैं हर बार कहता हूं, या डिफरेंशियल हुए और आई कैप, जे कैप, के कैप हुए, ये आपके पूरे सिलेबस में काम आएंगे। ये मत सोचो कि वो काइनेमेटिक्स का हिस्सा है, ये हर जगह काम आने वाली चीजें हैं। तो उनकी वीडियो फिर से मांग लेना बेटा, फिर भेज दूंगा, कर लेना। मेरे बेटा सर टोटल फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्स आएंगी? डीपी बाई डीटी, जहां पी क्या है, मोमेंटम। ये आपने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डीटी। सर एक क्वेश्चन मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। जो वेक्टर है उसके ऊपर एरो का निशान लगाते हैं, जो वेक्टर नहीं है उस पे नहीं लगाते। आपने देखा मैंने वेलोसिटी पे वेक्टर का निशान लगाया, मोमेंटम पे लगाया, मास पे नहीं लगाया। सब कुछ सिखाऊंगा और डिटेल में बताऊंगा। यदि मुझे लगा कि टाइम ज्यादा खिंच गया तो मैं दूसरा डेरिवेशन आज नहीं कराऊंगा, अगले टर्न पे करा दूंगा। भाई आफत थोड़ी आ रही है, तुम्हें मालूम है, सपोर्ट के लिए हमारे पास बहुत सारी वीडियोस भी हैं। जिस दिन आप कहोगे स्पीड बढ़ाने को, मैं इतनी वीडियोस भेज दूंगा कि आप कवर भी नहीं कर पाओगे। लेकिन आप ऐसी स्पीड बढ़ा के क्या फायदा की समझ में ना आए। तो पहले सारा टारगेट एक डेरिवेशन पे रखते हैं, और जब ये डेरिवेशन समझ में आ जाएगा फिर देखेंगे कि डाउट्स आउट्स के बाद समय बचा है या नहीं बचा, तो फिर उसके हिसाब से चलेंगे। तो पहले वाले को ध्यान से सुनो। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। जो वेक्टर हो उस पर एरो का निशान लगा देना, जो वेक्टर ना हो उस पर एरो का निशान मत लगाइएगा। अब इसके बाद बेटा वेलोसिटी होती है ds बाई dt। यदि डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ds बाई dt। यदि कोई बॉडी x के अलोंग जा रही है तो dx बाई dt, y के अलोंग जा रही है तो dy बाई dt, r पोजीशन पे रखी हुई है तो dr बाई dt। मतलब सीधी सी बात है, मैं कहता हूं कि एक बॉडी x एक्सिस पे रखी हुई है तो वेलोसिटी dx बाई dt। मैं कहता हूं बॉडी y एक्सिस पे रखी है और y के अलोंग जा रही है तो वेलोसिटी dy बाई dt। मैं कहता हूं कि एक बॉडी
आर वेक्टर के हेड पर रखी हुई है, इसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर के हेड पर रखी हुई है तो वेलोसिटी dr बाई dt। तो बताओ यदि कोई बॉडी यहां रखी है और x के अलोंग जा रही है तो वेलोसिटी dx बाई dt। बॉडी y एक्सिस पे रखी है और y के अलोंग जा रही है तो वेलोसिटी dy बाई dt। बॉडी यहां रखी है जिसकी पोजीशन वेक्टर है r और चल रही है तो वेलोसिटी dr बाई dt। तो आपके आज के डेरिवेशन में हम r वेक्टर के पर पोजीशन मानेंगे, तो इसलिए वेलोसिटी का फॉर्मूला आज रहेगा dr बाई dt। हर न्यूमेरिकल में हर डेरिवेशन में अलग अलग एज्यूम करना पड़ता है। इस वाले डेरिवेशन में सभी बुक्स ने r वेक्टर ले रखा है तो वेलोसिटी dr बाई dt। जहां याद होगा r वेक्टर क्या होता है बेटा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यदि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड तो आर वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अभी मैं टॉपिक शुरू भी नहीं कर पाया, अभी पुरानी बातें बता रहा हूं, ठीक है बेटा। तो आर वेक्टर ये है। यदि मैं कहूं आर वन वेक्टर क्या है, एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप जेड वन के कैप। आर टू वेक्टर क्या है, एक्स टू आई कैप। मतलब समझ में आ गया ना, अब इस पे ज्यादा पंगे नहीं। तो मेरे बेटा और देखिए, एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी। जिसने डिफरेंशियल ना कर रखा हो फॉर द टाइम बिंग इन फॉर्मूलों को नोट कर लो। एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला और भी है। फोर्स का फॉर्मूला, यदि एम मास रखा है यहां पर तो फोर्स का फॉर्मूला होता है डीपी बाई डी टी। थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, डिफरेंशियल ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन मोमेंटम है एम वी, मास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट चाहे बाहर लिखो या अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट जब चाहे बाहर ले आओ, कांस्टेंट जब चाहे अंदर ले जाओ। तो मैं मास को बाहर ले आ रहा हूं। dt का मतलब है वेरी स्मॉल टाइम। वेलोसिटी होती है लेकिन dr बाई dt। समझ गए क्या क्या हुआ? फोर्स था dp बाई dt। यहां दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं, फोर्स था dp बाई dt। अभी वेक्टर के निशान नहीं लगा रहा। मोमेंटम को लिखा मास इंटू वेलोसिटी, मास को बाहर ले आया तो ये आ गया m dv बाई dt। v को रख दिया dr बाई dt। ठीक, यानी कि ये क्या बन गया, d और d का प्रोडक्ट d स्क्वायर, dt और dt स्क्वायर। इसे बोलते हैं डबल डिफरेंशियल, डबल डेरिवेटिव r वेक्टर। ये फोर्स का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब लगता है? ये फॉर्मूला तब लगता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि m मास r वेक्टर पे रखा हुआ है। ये m मास r वेक्टर पोजीशन पे रखा हुआ है और F फोर्स इस बॉडी पर लग रहा है। यदि कोई पूछे ये इक्वेशन लिखी, मैं यदि लिखूं 2 इज इक्वल टू 2 न्यूटन इज इक्वल टू 5 kg d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर r वेक्टर। इसका मतलब है क्या है? इसका मतलब है 5 किलो का मास है जो r वेक्टर पे रखा हुआ है और उस पर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यदि हम यहां पे लिखें 7 न्यूटन इज इक्वल टू 2 kg d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर 2 आई कैप। इसका मतलब क्या है? मैंने एक वेरी एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरूरी नहीं ये क्वेश्चन सही हो या गलत हो, मैं वैसे ही लिख रहा हूं, है बेटा। तो यहां पर इसका मतलब या 2x आई कैप, इसका मतलब है कि 2 किलो का मास 2x आई कैप पोजीशन पे रखा हुआ है। पोजीशन यानी कि ये r वेक्टर 2x आई कैप पर रखा हुआ है। कितना मास रखा हुआ है? 2 kg और उस पर 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो मेरे ख्याल में बेसिक कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो मैं 2 मिनट के लिए जरा माइक हटा करके आपसे कुछ सवाल जवाब करूंगा, जिससे कि डेरिवेशन शुरू होने से पहले यहां पर कोई कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। 2 मिनट के लिए माइक ऑफ, आपकी आवाजें ऑन। तो मेरे बेटा
ऑन कर लीजिए माइक बेटा, क्योंकि ये समझ में नहीं आया तो डेरिवेशन कराना ही बेकार है। सारे बच्चे माइक ऑन करो और देख देख के फॉर्मूला बताना, पहले देख के ही बताना, इसे देख के बताओ। फोर्स का फॉर्मूला dp/dt कौन से चैप्टर में पढ़ा था? लॉज ऑफ मोशन। cause of motion मोमेंटम का फॉर्मूला mv क्या एरो मास पे भी लगाऊं? no sir mass constant. वेलोसिटी क्या dr/dt लिखना पड़ेगा? no sir जरूरी नहीं है सर। No, sir. इक्वेशन वेक्टर से लिख रहे हैं। हाँ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv/dt फोर्स इज इक्वल टू md²/dt² r वेक्टर। इसका मतलब कितना फोर्स लग रहा है? F। f किस पर लग रहा है? m m mass body और m मास किस पोजीशन पे रखा r हुआ है? vector R vector ये m एक कांस्टेंट है, तो मैं m को अंदर भी लिख दूं तो कोई काट नहीं सकता। कांस्टेंट्स डिफरेंशियल और इंटीग्रल से बाहर आ सकते हैं या अंदर जा सकते हैं। कांस्टेंट के साथ कोई ऐसी समस्या नहीं है कि कांस्टेंट यहाँ हो या यहाँ हो, कांस्टेंट जहां चाहे वहां हो सकता है, नो प्रॉब्लम। समझ में आ गया? yes ये sir बातें याद रहेंगी। तो शुरू Yes, करता sir. हूं डेरिवेशन माइक लगा के। आवाजें अब आप बंद कर लीजिए, डेरिवेशन स्टार्ट। भाई वेटिंग रूम में पड़े हुए हैं बच्चे। तो मेरे बेटा जिसने इतना समझ लिया उसे पक्का डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। टू पार्टिकल सिस्टम अभी खत्म हो जाएगा। मैं इतने ये रब करूं, मैं एक बात बता रहा हूं। एक होता है इंटरनल फोर्स, एक होता है एक्सटर्नल फोर्स। मान लीजिए बेटा मेरे पास एक टू पार्टिकल का सिस्टम है जिसमें m1 मास रखा है r1 पोजीशन पर, r1 वेक्टर। ध्यान रखना ये डेरिवेशन वैसे तो शीट में हुआ हुआ है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि शीट को देखे बगैर एक बार अपने आप लिख के जरूर देखना। m1 मास r1 पोजीशन पे रखा हुआ है, m2 मास r2 पोजीशन पे रखा गया है। मुझसे कह रहे हैं कि सेंटर मास बताओ। मेरे बेटा सेंटर मास इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन पर आएगा, लेकिन क्या यहां सेंटर मान लो या यहां सेंटर मान लो? तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि हमारे साइंटिस्ट चाहते थे कि दुनिया में हर आदमी एक ही जगह सेंटर माने, तो देयर मस्ट बी अ सिमिलरिटी। इस मास पर मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया F1 वेक्टर, स्मॉल f1 वेक्टर। इस मास पर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया F2 वेक्टर। इंटरनल की बात 2 मिनट बाद करूंगा। मैंने इसे भी हिट कर दिया और इसे भी हिट कर दिया। इस पर F1 फोर्स लगाया मैंने, इस पर F2 फोर्स लगाया मैंने। ये F1 F2 कहलाते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। F1 X2 एक्सटर्नल। अच्छा, सिंबल अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो सकते हैं। कुछ बुक्स में एक्सटर्नल फोर्सेस को कैपिटल F कहा जाएगा, कुछ बुक्स में एक्सटर्नल फोर्सेस को स्मॉल f कहा जाएगा। तो आप डेरिवेशन की शुरुआत में ही मेंशन करेंगे कि ये एक्सटर्नल को हमने स्मॉल f1 f2 माना है। और मेरी स्टडी का टॉपिक का नाम क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। क्या है टॉपिक का नाम? सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस मैंने यहां पर लगा दिए। अब इसके बाद देखो, पहली बॉडी की इक्वेशन बनाता हूं। मैंने जैसे बताया था, पहले मैंने जो किया था कि फोर्स इज इक्वल टू होता है dp/dt, शॉर्टकट मार रहा हूं। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, फैक्टर लगा दूं मास को छोड़ के। मास बाहर चला गया। शीट से थोड़ा सा आसान कर रहा हूं
तो आप लोग इसे मेरे मेथड से करना है, वही जो शीट में है वही यहां है, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। फोर्स होता है डीपी बाई dt, यानी बेटा ये आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ mv, यानी ये हो जाएगा m बाहर d बाई डी टी ऑफ v वेक्टर, ये बन जाएगा m d बाई डी टी ऑफ v वेक्टर, v वेक्टर होता है dr बाई डी टी, तो d बाई डी टी, तो ये मिलकर के डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर हो गए, और ये r वेक्टर। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर फोर्स, जनरल फॉर्मूला फॉर फोर्स। ठीक है बेटा, ये क्या है, किसी भी बॉडी पे लगने वाला फोर्स। कई बच्चे कहेंगे अभी तो बताया था बेटा, दो दो बार कर पढ़ लो, क्या है पक्का करना है ना। m मास r वेक्टर पे रखा हुआ है और f फोर्स है, तो यदि मैं कहता हूं m1 की इक्वेशन बताओ, हर पार्टिकल की अलग अलग इक्वेशन बताओ, तो मेरे बेटा फर्स्ट पार्टिकल की इक्वेशन होगी f1 वेक्टर इज इक्वल टू m1 डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर r1 वेक्टर। भाई मैंने यही फॉर्मूला लगाया है, ये वाला, बीच के स्टेप मत देखो, लेकिन एग्जाम में लिख के दिखाना, फिर यहां पर लिख देना एक लाइन, अप्लाइंग दिस इक्वेशन फॉर वेरियस मासेस। दुनिया में सबसे आसान तरीका है सेंट्रो मास निकालने का। ठीक है बेटा, तो ये F1 क्या है, पहले मास पर लगने वाला फोर्स, M1 क्या है, पहला मास, और R1 क्या है, जहां M1 रखा है, M1 रखा है R1 पर। अब इसके बाद सेकेंड मास, टू पार्टिकल सिस्टम है, तो ये हो जाएगा M2 डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर R2 वेक्टर। लेकिन क्या ये इक्वेशन सही है, M1 पर लगने वाला फोर्स क्या सिर्फ F1 है, जो मैंने फोर्स लगाया क्या उसके अलावा कोई फोर्स नहीं लगा? वही अभी बताऊंगा। इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू, बीच का ये स्टेप हटा दे रहा हूं, ये। अब मुझे बताओ, लेफ्ट साइड जोड़ दी, F1 है पहले पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स, F2 है दूसरे पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स। ठीक बेटा, अच्छा M1 को बाहर की बजाय अंदर लिख दिया, कांस्टेंट है, M2 को बाहर की बजाय अंदर लिख दिया, कांस्टेंट है, ये इसमें ऐड हो गया, ये इसमें ऐड हो गया, तो जब इसको इसमें ऐड करोगे तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में बचेगा M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर। हाँ, मैं बता रहा था क्या इसमें कोई कमी है, तो जवाब यह है, क्या M1 पर सिर्फ F1 फोर्स लगा? क्या M1 पर सिर्फ F1 फोर्स लगा? तो जवाब है F1 तो एक्सटर्नल फोर्स है जो बाहर से आई, तीसरी बॉडी ने लगाया। F2 एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर से आए किसी और आदमी ने लगा दिया। लेकिन M1 और M2 यदि आपस में कोई फोर्स लगाएं तो वो इंटरनल फोर्स कहलाता है। उदाहरण के तौर पर, एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर मास, तो गारंटेड M1 को M2 ने और M2 को M1 ने जरूर खींचा होगा। इट इज एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल फोर्स। इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूं F12 और इसे F21। कई बच्चे कहेंगे क्यों, कोई लॉजिक नहीं भाई, कुछ तो एज्यूम करना था, एक को F12 और एक को F21। F12 कैपिटल लिया है मैंने, कैपिटल F12 को पढ़ूंगा इंटरनल फोर्स ऑन F1 बाई 2, और F21 को पढ़ूंगा इंटरनल फोर्स ऑन 2 बाई 1। 1 पहले 1 लिखा है, यानी 1 पे फोर्स लगा, 2 ने लगाया। पहले इसमें 2-1 में 2 पहले लिखा है, तो 2 पर फोर्स लगा, 1 ने लगाया। तो पहले मास पर लगने वाला फोर्स सिर्फ स्मॉल f1 नहीं था, F12 भी था। अब सही है, M1 पे लगने वाले दोनों फोर्स, एक्सटर्नल और इंटरनल। इसी तरह से बेटा M2 पर लगने वाले दोनों फोर्स,
M2 पर F2 भी लगा है एक्सटर्नल और F21 भी लगा है इंटरनल। अब सही है, अब सही है। M1 बाहर रखो या अंदर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है। यहां तक आ गया। अब दोनों को ऐड करो तो यह आ गई। कई बच्चे कहेंगे यो क्यों आई भाई, है M2R2, ये क्यों आई? एक बात सुन, ये है F1 प्लस F2, इसमें और इसमें डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर कॉमन आ गया, ये इक्वेशन बन गई। तो कई बच्चे कहते हैं सर इसका और इसका सम क्यों नहीं लिखा? बेटा वो जीरो होता है, याद रखना, इंटरनल फोर्सेस का सम जीरो होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, मान लो ये इसे खींच रहा है, ये इसे खींच रहा है, तुम जानते हो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, और यदि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो उनका फोर्स का सम जीरो। मान लो कोई बच्चा कहने लगे ये दो मैग्नेट है, दो मैग्नेट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, लेकिन वो भी इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। यदि एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट ये है, जितने फोर्स से ये इसे खींचेगी उतने ही फोर्स से ये इसे खींचेगा, तो इंटरनल फोर्सेस का सम जीरो होता है। ये बात याद रखना, चाहे दो मास हो या तीन मास। मान लो मैं कहूं कि M1, M2 और M3 तीन मास है, जितने फोर्स से ये इसे खींचेगा उतने से ये इसे खींचेगा, दोनों का सम जीरो। जितने फोर्स से ये इसे खींचेगा उतने से ये इसे खींचेगा, दोनों का सम जीरो। एवरी मास अट्रैक्ट्स अदर मास। जितने फोर्स से ये इसे खींचेगा उतने ही इससे के ये खींचेगा, तो नेट फोर्स जीरो। तो सारे इंटरनल फोर्सेस का सम जीरो होता है। इंटरनल फोर्स जीरो नहीं है, इंटरनल फोर्सेस का सम जीरो है, इंटरनल फोर्सेस का सम जीरो है। तो इसीलिए एक्सटर्नल फोर्सेस का तो सम लिख दिया, इन दोनों का सम जीरो। यहां लैंग्वेज में लिख देना कि सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस इज जीरो, देयरफॉर वी हैव नॉट कंसीडर्ड इट। ये आ गया। अब मेरे बेटा इसमें एक काम करो, हमारे साइंटिस्ट ने जो किया, M1 प्लस M2 से डिवाइड कर दिया और M1 प्लस M2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। तो कई बच्चे कहते हैं इसे बाहर क्यों लिखा, अंदर क्यों नहीं? बेटा कांस्टेंट है, चाहे बाहर लिख या अंदर लिख कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इससे मुझे एक ऐसा जवाब मिल गया जिससे सारी दुनिया को फायदा मिला। तुम्हें बताओ, ये फोर्स इस मास पे लग रहा है और ये मास यहां रखा हुआ है, तो ये इक्वेशन किसकी है? ये इक्वेशन एक ऐसे पॉइंट की है, ऐसे पॉइंट की जिस पर F1 प्लस F2 वेक्टर फोर्स लग रहा है, यानी कि F1 प्लस F2 फोर्स लग रहा है और उसका मास M1 प्लस M2 है, यानी इस पॉइंट का मास M1 प्लस M2 है और वो इस पोजीशन पे रखा हुआ है, यानी इसकी पोजीशन है M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2। जिस तरह से इस इक्वेशन का मतलब है ये फोर्स इस मास पर लग रहा है और ये मास यहां रखा हुआ है, तो इस इक्वेशन का मतलब है F1 प्लस F2 फोर्स M1 प्लस M2 मास पे लग रहा है और वो मास इस पोजीशन पे रखा हुआ है। इसमें हमें यह आसान, तो कई बच्चे कहेंगे सच में ये सारा मास यहां थोड़ी रखा हुआ है, तो मैं तो खुद कह रहा हूं कि ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। हम ये चाहते थे एक सिंपलिसिटी से सारी दुनिया एक चीज को एक्सेप्ट कर ले कि सारा मास यहां मान ले, तो हमारे साइंटिस्ट ने मान लिया कि ये सारा मास इस पोजीशन पे रखा हुआ है और उस पर ये फोर्स लग रहा है, तो दोनों पे लगने वाले दोनों फोर्स का सम यहां लग रहा है, दोनों मासेस यहां रखे हुए हैं और जिस पोजीशन पे रखे गए हैं उसे बोलते हैं RCM, यानी पोजीशन ऑफ सेंटर मास। तो इस तरह से ये दो बार देखना वीडियो बेटा, जैसे ही बैच खत्म होगा, मैं और कोई वीडियो आज नहीं भेज रहा हूं, अगली वीडियो कल भेजूंगा। आप कल तो सुबह टेस्ट चेक होगा, टेस्ट चेक होने के बाद कल भेजूंगा वीडियो। मैंने तभी कल भी नहीं भेजी थी क्योंकि रोटेशन का बेसिक क्लियर नहीं करता, तो मैं वीडियो दे भी देता तो समझ में नहीं आती। अब दूंगा, कल पढ़ाई भी होगी वीडियो से, कल पढ़ाई वीडियो से होगी, लेकिन टेस्ट चेकिंग सुबह होगी लाइव। तो यह आ गया। तो इस तरह से RCM का फॉर्मूला बना M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2। एक बार क्विक रिवाइज करते हैं,
क्विक रिवाइज, फिर मैं इसे जनरलाइज करूंगा। m1 मास r1 पोजीशन पे रखा था, f1 एक्सटर्नल, m2 मास r2 पोजीशन पे रखा था, f2 एक्सटर्नल फोर्स था। यहां लिख देना स्मॉल f1 स्मॉल f2 एक्सटर्नल फोर्सेस को माना है। लैंग्वेज में लिख देना हियर वी कंसीडर स्मॉल f1 एंड स्मॉल f2 आर एक्सटर्नल फोर्सेस। कैपिटल F is considered as internal force and we know that sum of all internal forces is always zero। फिर इसके बाद ये इक्वेशन लिख के दिखा देना। यहां शीट से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन यदि आप इतनी नॉलेज के बाद शीट भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, जान के आसान कर दिया आपके लिए। ये फॉर्मूला तब लगता है जब ये मास इस पोजीशन पे रखा हो और ये फोर्स लगे। तो मैंने पहले फर्स्ट बॉडी की इक्वेशन बनाई, F1 M1 और R1, M को अंदर ले आया, लेकिन F1 के साथ साथ इंटरनल फोर्स भी लग रहा था तो ये आ गया। फिर दूसरे मास की इक्वेशन बनाई, दोनों को जोड़ दिया। लेफ्ट साइड में सिर्फ एक्सटर्नल का सम बचा, इंटरनल का सम 0। इन दोनों को कॉमन लिया तो d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर बाहर लिख दिया, m1 r1 प्लस m2 r2 अंदर लिख दिया। फिर m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ये एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन बन गई। इसे क्या है, साइंटिस्ट का जुगाड़। मल्टीप्लाई और डिवाइड तो हमने ही किया। तो ये बेटा अब ये मास यहां रखा हुआ है, m1 प्लस m2 मास यहां रखा हुआ है, इस पोजीशन पे रखा हुआ है, यही है सेंट्रोमास की पोजीशन। अब रिवीजन बजाय इसका तीसरी बार कराने के, मैं इस सेंट्रोमास n पार्टिकल सिस्टम का करवा रहा हूं। थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, क्यों, बड़ा डेरिवेशन जाएगा, और वो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा करवा रहा हूं शीट से आगे। और आप ना घर पे लिख करके 2 पार्टिकल वाले को मत देखना, दोनों एक से डेरिवेशन है। n पार्टिकल सिस्टम को लिख करके देखना, सेंट्रोमास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम को लिख करके देखना। अब तैयार हो जाओ एक आखिरी बार रिवाइज करने के लिए, फिर माइक हटा के बात करेंगे। लैंग्वेज में लिखते रहना, इन द गिवन फिगर, पहले हेडिंग क्या आएगी, सेंट्रोमास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम। इन द गिवन फिगर m1 मास इज प्लेस्ड एट पोजीशन r1, m2 मास कहीं भी बना देना इज प्लेस्ड एट पोजीशन r2 वेक्टर। बहुत सारे मासेस हैं, mn मास इज प्लेस्ड एट पोजीशन rn वेक्टर। पहले ये लिखना, m1 मास यहां रखा है, m2 यहां रखा है, mn यहां रखा है, ठीक। इसके बाद क्या लिखना लैंग्वेज में, F1 इज एक्सटर्नल फोर्स ऑन m1, स्मॉल f2 इज एक्सटर्नल फोर्स ऑन m2, Fn इज, कहीं भी बना लेना, फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग सकते हैं, Fn इज एक्सटर्नल फोर्स ऑन mn, स्मॉल f1 स्मॉल f2 स्मॉल fn आर एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन m1 m2 mn रेस्पेक्टिवली। फिर कैपिटल F1, इस पर लगने वाला इंटरनल फोर्स किसी भी डायरेक्शन में दिखा दो। ये दिखाने की डायरेक्शन भाई रैंडम है, अभी कोई वैल्यूज थोड़ी दी है। कैपिटल F2 इज इंटरनल फोर्स ऑन सेकंड मास, कैपिटल Fn इज इंटरनल फोर्स ऑन लास्ट मास। हो सकता है आपकी बुक में कैपिटल F एक्सटर्नल को कहें और स्मॉल f इंटरनल को, इट डजंट मैटर, लेकिन डेरिवेशन से पहले मेंशन करना जरूरी है। इतना समझाने के बाद, थ्योरी में लिखने के बाद, इसके नोट्स बना के भेजोगे बेटा मेरे पास, सब बच्चे नोट्स बना के भेजोगे, लेकिन भेजना कल सुबह जब टेस्ट चेक हो जाएगा ना, मैं टैली वैली करूंगा, नहीं तो बहुत सारे आ जाएंगे। कल सुबह टेस्ट के बाद भेज देना। अब मुझे बताओ, फिर लिखोगे एज F वेक्टर इज इक्वल टू dp बाई dt, ये स्टेप तो डेरिवेशन में लिखना, यानी d बाई dt ऑफ mv वेक्टर, फिर m को अगली लाइन में बाहर लेना, v को अगली लाइन में dr बाई dt लिखना, फिर इससे आ जाएगा f वेक्टर इज इक्वल टू m d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर r वेक्टर। फिर नीचे एक लाइन में लैंग्वेज लिखिएगा, पूरा बता रहा हूं कि दिस इज द इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m which is placed at position r vector
एंड इट इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स F। फिर इसके बाद लिखना अप्लाइंग दिस इक्वेशन फॉर वेरियस पार्टिकल शोन इन फिगर। तो पहले पार्टिकल के लिए F1 वेक्टर बराबर m को अंदर ले जाके रख देना, d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर m1 r1 वेक्टर। लेकिन जैसे कि पहले टू पार्टिकल सिस्टम में बताया था, क्या m1 पर सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स F1 लग रहा है? नहीं, इंटरनल फोर्स F1 भी लग रहा है। कई बच्चे कहते हैं आपकी बार सिंबल सिर्फ F1 क्यों लिया, पिछली बार तो F12 लिया था। यार दो पार्टिकल थे तो 1 2 लिखना आसान था, अब n पार्टिकल है तो क्या मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखूं? तो इसमें सिर्फ F1 लिख देते हैं, बाकी जो आपके सर सिंबल कहें वो लिख देना। सिंबल इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे इंटरनल फोर्सेस का सम 0 होता है। मैं बच्चों को कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं। सिंबल तो हर दो बुक में अलग है, कोई से भी दो बुक उठाओगे सिंबल अलग अलग आएंगे। तो ये आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड के लिए F2 प्लस F2 d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर m2 r2, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। फिर सारी मत लिखना, डैश डैश डैश। लास्ट पार्टिकल के लिए Fn प्लस Fn d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर mn rn वेक्टर। पता है जब स्कूल में कराएंगे तब देखना दिमाग के ऊपर से बाउंसर जाएंगे, इतना आसान टॉपिक है। स्कूल वाले जबरदस्ती टिपिकल करा देते हैं, तो मन लगा के समझने वाला चाहिए। तो ये आ गया, ये nth इक्वेशन। एड ऑल, ऐड करोगे तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में स्मॉल f1 प्लस स्मॉल f2 अप टू स्मॉल fn, ये है एक्सटर्नल फोर्सेस का सम। एरो लगाना मत भूल जाना। कैपिटल F1 प्लस कैपिटल F2 प्लस कैपिटल Fn 0, क्योंकि सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस इज 0, लैंग्वेज लिखी जाएगी। फिर d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर कॉमन राइट साइड में, ब्रैकेट में क्या बचेगा, m1 r1 प्लस m2 r2 अप टू mn rn। तो m1 r1 प्लस m2 r2 अप टू mn rn वेक्टर, जहां जरूरी है वहां वेक्टर का साइन। फिर इसके बाद 0 तो हटा देना अगली लाइन में, डिवाइड और मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? टोटल मास से, m1 प्लस m2 अप टू mn, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर देना। फिर इसके बाद क्या लिखोगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सिंगल पॉइंट whose mass is m1 plus m2 plus mn। इस पार्टिकल का मास है m1 plus m2 plus mn एंड एक्सपीरियंसिंग नेट फोर्स, इस पार्टिकल पर फोर्स लग रहे हैं F1 प्लस F2 अप टू Fn। अब मैंने इसे ही तो सेंटर मास कहा था, मैंने कहा था सेंटर मास वो पॉइंट है जहां सारे मास रखे हुए हैं और सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो यही सेंटर मास है। यदि मुझे इस पॉइंट की पोजीशन पता चल जाए तो वो सेंटर मास की पोजीशन होगी। इस पॉइंट की पोजीशन है ये, इसे कहते हैं RCM। तो इस फिगर के हिसाब से m1 प्लस m2 प्लस mn की पोजीशन है RCM। इक्वेशन बता रही है कि इस सारे मास की पोजीशन है ये, तो यही RCM है। यानी RCM वेक्टर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अप टू mn rn वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn। ये हमारा आ गया सेंट्रोमास का फॉर्मूला। इसके बाद डेरिवेशन खत्म हो जाएगा, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमास। अब तुम फॉर्मूला देखो, सारे दो पार्टिकल हो या तीन पार्टिकल या n पार्टिकल, सबके डेरिवेशन में एक ही जैसा फॉर्मूला है। मैं एरो का साइन बोलूंगा नहीं, मैं अभी बोलते समय एरो के बगैर पढ़ूंगा कि RCM यानी सेंट्रोमास की पोजीशन m1 r1 प्लस m2 r2 अप टू mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। यदि कहीं फिगर में दो ही मास हो तो आप इतना मिटा देना, दो पार्टिकल हो तो सेंट्रोमास की पोजीशन m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। यदि फिगर में तीन मास हो तो m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। यदि फिगर में चार पॉइंट मास हो
तो ऊपर ऐड हो जाएगा M4R4 और नीचे ऐड हो जाएगा M4। और यदि n मास हो n तो लास्ट में लिख देना MnRn वेक्टर और नीचे लिख देना Mn। तो इस तरह से आप फॉर्मूला, डेरिवेशन आएगा तब तो इतना सब करना है, न्यूमेरिकल आएंगे तो सीधे फॉर्मूला लगा देना। अब आगे माइक निकालता हूं मैं, कोई कंफ्यूजन हो तो यहां पर अभी क्लियर करें। लेकिन बेटा वैसे रिवाइज करने के बाद पूछोगे तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अभी कुछ छोटा मोटा कंफ्यूजन होगा वो रिवाइज करते समय, वीडियो से पढ़ते समय भी हो जाएगा। फिर भी कोई बहुत ही बड़ी बात समझ में ना आई हो तो उसे डिस्कस करो। हाँ बेटा जी, माइक आउट। कोई प्रॉब्लम आ रही है? नो सर। हेलो, नो सर। समझ में आने लगा सेंटर मास यस क्या सर। होता है? यस सर। यस सर। क्या सच में सारा मास सेंटर पे ही रखा होता है? नो सर। नो सर। तो फिर हमने ये क्यों मान लिया? तो उससे न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे। तुम सोचो कार के दरवाजे को अलग स्टडी करते, कार के टायर को अलग स्टडी करते, कार के इंजन को अलग स्टडी करते, तो एक कार में 50 न्यूमेरिकल बन जाते। तो हमारे साइंटिस्ट चाह रहे थे कि एक कार का न्यूमेरिकल है तो सिंगल उसमें हो जाए, तो इसीलिए ये कंसेप्ट लाया गया। ठीक है बेटा, चलिए इसी टॉपिक को थोड़ा और आगे एक्सटेंड करते हैं। चलिए बेटा, अब मेरे बेटा मुझे जो बताना है सुनिए। मैं 2 पार्टिकल के लिए लिख रहा हूं। तुमने पढ़ा कि RCM सेंटर मास का फॉर्मूला होता है M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर Mn Rn वेक्टर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 अप टू Mn। ठीक, इसे बार बार ऐसे लिखने की बजाय जब बहुत सारी चीजों को ऐड करना हो तो हम लिख देते हैं सिग्मा MI RI अपॉन सिग्मा MI। ये कहलाता है सिग्मा नोटेशन। या तो आप पढ़ चुके होंगे या पढ़ोगे। I की वैल्यू 1 to n, I की वैल्यू 1 to n। अब ये सिग्मा नोटेशन के बारे में थोड़ा सा तुम्हें और क्लियर कर दूं। ये तब लगेगा जब एक जैसी कई चीजें लिखनी है, जैसे कहीं पे हो x1 स्क्वायर वाई प्लस x2 स्क्वायर वाई प्लस x3 स्क्वायर वाई प्लस x4 स्क्वायर वाई। तो हमारे साइंटिस्ट कहते थे चल 3-4 बार है तो हम लिख लेंगे। मान लो 50 बार लिखना हो फिर टाइम की बर्बादी है एक जैसी। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि इसे लिख दो सिग्मा xi स्क्वायर वाई। ना 1 लिखो, ना 2 लिखो, ना 3 लिखो, ना 4 लिखो, यहां लिखो i। फिर i शुरू कहां से हुआ? 1 से। तो i की वैल्यू यानी 1 से शुरू हुई और 4 पे खत्म हो गई 4। तो इसका मतलब है कि i की वैल्यू पहले 1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए और आखिरी में 4 रखिए। यदि कहीं पर लिखा है सिग्मा xi i इज इक्वल टू 1 to 3, इसका मतलब है पहले i को रखो 1 तो x1, फिर i को रखो 2 x2, फिर i को रखो 3 यानी x3, फिर रोक दो। i कहां से कहां तक जाएगा? समझ गए? यदि कहीं पे लिखना हो M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3, अब बताओ 3 बार लिखना है तो तुम भी मजे में लिख दोगे। और मैं कहूं ये 50 बार लिखो M50 R50, तो एक तो बड़ी क्वेश्चन हो गई। तो हमारे साइंटिस्ट कहते हैं इसे लिख दो सिग्मा MI RI, ना 1 ना 2 ना 3 ना 50। I ही 1 है, I ही 2 है, I ही 3 है, I ही 50 है। फिर यहां लिख दो बेटा I की वैल्यू 1 to 50, यानी इसका मतलब ये होता है I 1 से शुरू करके 50 तक ले जाओ। तो ये इससे फॉर्मूले आसान हो जाते हैं। अच्छा, अब ये बात तो समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूं, यदि x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट वगैरह दिए हुए हों, बस अब लास्ट की तरफ बढ़ चुके हैं हम। जरा ध्यान से सुनना, सोचना और समझना। मेरे बेटा यदि मैं
लेता हूं कि आरसीएम क्या होता है। तो आप जानते हो भाई आरसीएम का भी अभी तो फार्मूला प्रूफ किया। मैं 2 पार्टिकल के लिए प्रूफ करूंगा, फिर बता दूंगा 3, 4, 5 के लिए क्या करना है। यह है M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। डन। बट ये हमारी मेन इक्वेशन है। बट R1 होता है X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप। R2 वेक्टर होता है X2 I कैप Y2 J कैप Z2 K कैप। RCM होता है, ये सब आप वेक्टर उसमें पढ़ चुके हो काइनेमेटिक्स में, XCM I कैप YCM J कैप ZCM K कैप। समझ में आ गया? पुट इन दिस इक्वेशन, इसमें पुट कर दो तो लेफ्ट साइड क्या हो गई, XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप। ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड M1 R1 वेक्टर, R1 वेक्टर का मतलब X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप प्लस M2 R2 वेक्टर, R2 वेक्टर है X2 I कैप Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब तुम जानते हो किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट साइड में जो I का कोएफिशिएंट है वो राइट साइड में I के कोएफिशिएंट के बराबर होगा। लेफ्ट में J कैप का कोएफिशिएंट और राइट में J कैप का कोएफिशिएंट बराबर होगा। लेफ्ट में K कैप का कोएफिशिएंट और राइट में K कैप का कोएफिशिएंट बराबर होगा। तो राइट साइड जरा खोलो, M1 X1 I कैप और M2 X2 I कैप, इनमें I कैप कॉमन ले लो, प्लस M1 Y1 J कैप प्लस M2 Y2 J कैप, इन दोनों में J कैप कॉमन, M1 Z1 प्लस सिमिलरली M2 Z2 K कैप डिवाइडेड बाय, अब M1 प्लस M2 तो तीनों में ही डिवाइड होगा, जो डिनोमिनेटर है वो सब में डिवाइड होगा। तो M1 प्लस M2 M1 प्लस M2 M1 प्लस M2। जरा कंपेयर करो, यहां के बाद नीचे की बजाय ऊपर लिख रहा हूं, कंपेयर करो कोएफिशिएंट्स ऑफ I कैप J कैप K कैप। लेफ्ट साइड में I कैप का कोएफिशिएंट क्या है, XCM। राइट साइड में I कैप का कोएफिशिएंट क्या है, M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2। I कैप का कोएफिशिएंट I कैप का कोएफिशिएंट ये बराबर है। दिस इज न्यू फॉर्मूला। इसे न्यूमेरिकल में आप डायरेक्टली लगा सकते हो। इसी तरह से J कैप का कोएफिशिएंट लेफ्ट में क्या है, YCM। राइट साइड में J कैप का कोएफिशिएंट M1 Y1 प्लस M2 Y2 अपॉन M1 प्लस M2। ये भी दूसरा फॉर्मूला। अब इसी तरह से K कैप का फॉर्मूला ZCM इज इक्वल टू M1 Z1 प्लस M2 Z2 अपॉन M1 प्लस M2। अब आपने इसे जनरलाइज कर सकते हो, खुद ही करके देखो। मान लो 3 पार्टिकल आ गया तो यहां पर लिख देना M3R3। तरीके सीखो ना, एग्जाम में 3 पार्टिकल आ जाए, 4 पार्टिकल आ जाए, 5 पार्टिकल आ जाए। 3 पार्टिकल होता तो ये होता। फिर आप R3 को लिख देते X3 I कैप Y3 J कैप Z3 K कैप, फिर इसे भी यहां पुट कर देते। मैं कर नहीं रहा तो आंसर क्या आता कंपेयर करने पे, बस मेरे बेटा इसमें यही बढ़ जाता, प्लस M3 X3
और नीचे M3, इस वाले में बढ़ जाता बेटा M3Y3 और नीचे M3, और इसमें बढ़ जाता है M3Z3 और नीचे M3। तो आप इसे जनरलाइज कर सकते हो कितने पार्टिकल पर भी। इसे सिग्मा नोटेशन में लिखें तो सिग्मा MIXI अपॉन सिग्मा MI, ये है सिग्मा MIYI अपॉन सिग्मा MI, और ये है सिग्मा MIZI अपॉन MI। अब I इज इक्वल टू 1 to N या कितने, तो यदि इसी को लिखूं तो I इज इक्वल टू 1 to 3, नीचे भी ऊपर भी सारे में लिख देना। यदि इसमें 3 ना होता, अब समझने वाले को तो भैया हिंट चाहिए होता है, तो I इज इक्वल टू 1 to 2, और मान लो इसमें 10 पार्टिकल होते हैं तो I इज इक्वल टू 1 to 10। तो ये हमारा था N पार्टिकल सिस्टम का। अब माइक निकालते हैं, बातें करते हैं। हाँ बेटा जी, आप बताइए क्या कहानी चल रही है, समझ में आ गया पूरा मेरे बेटा? कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। सारा समझ में आ गया हो तो बेटा प्लीज 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 इसे लिख के देखना। यदि किसी चैप्टर की शुरुआत ही खराब हो जाएगी ना, शुरुआत खराब हो गई, पता है अपनी क्लास के बच्चों से पूछना या पुराने बच्चों से, सब कहते हैं कि रोटेशनल मोशन सबसे टिपिकल है, और मैं कहता हूं सबसे आसान है। टिपिकल इसलिए लगता है बच्चों को, बेसिक तो पढ़ते नहीं ठीक से, और चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा टिपिकल होता जाएगा, फिर सिर पकड़ के बैठते हैं, फिर वो संभालना मुश्किल हो जाता है। तो बेटा प्लीज इसे लिख के देखो, नोट्स बनाओ, शीट अभी मत देखना, वीडियो से नोट्स बनाओ, और फिर उसका प्रिंट मतलब फोटो खींच के कल सुबह व्हाट्सएप करना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। थैंक यू सर। सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा।